मैं शपथ लेता हूं, हार्ट सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं जो कुछ भी कहूंगा वो सत्य होगा, पूर्ण सत्य होगा और सत्य के सिवा कुछ नहीं होगा। We retired long ago and our basic pension has remained the same. We are waiting for justice. Yes, sir. Yes, sir. We feel left behind. Government and RBI pensioners are getting better revisions. Why not us? What went wrong? We are waiting for justice. Please tell us what happened in the Punjab and Haryana High Court. Why did the court dismiss the case? Extortion. I have carefully gone through the judgments. Many pensioners approached me earlier too. I could see the anxiety in their eyes. Morally, your claim has strength. But courts decide based on legal principles, not moral grounds alone. That feeling is natural. Now, let us carefully understand why the court did not accept the claims. Perhaps you may know that this legal battle began in 2008 when Shri MC Singla and others filed petitions. यह मामला ऑल इंडिया बैंक रिटायरीज फेडरेशन द्वारा वित्त मंत्रालय के समक्ष उठाया गया था। वित्त मंत्रालय को इसका उत्तर प्राप्त हुआ। अपने उत्तर में ये कहा गया कि पेंशन एक फंडेड योजना है, जबकि सरकारी कर्मचारियों के मामले में ऐसा नहीं है। इसलिए 31 अक्टूबर 1987 के बाद सेवानिवृत्त बैंक कर्मचारियों के लिए पेंशन अद्यतन अपडेशन का कोई मामला नहीं बनता। श्री मनु भास्कर जी, इसका अर्थ यह है कि श्री MC सिंगला और उनके साथियों को एक रिट याचिका दायर करनी पड़ी। श्री MC सिंगला और अन्य ने 10 अप्रैल 2008 को शुरुआत की, जब श्री MC सिंगला और उनके मित्रों को असंतुष्टि ताकीद लगी और उन्होंने पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के समक्ष सिविल रिट पिटिशन नंबर 6233 दायर किया। 16 व्यक्तियों और 2 संघों ने रिट पिटिशन दायर किए। याचिकाकर्ताओं ने पेंशन के अद्यतन अपडेशन की मांग की, जो पेंशन योजना के प्रारंभ के समय विचाराधीन था। ये योजना 29 अक्टूबर 1993 के पेंशन सेटलमेंट के अनुसार लागू की गई थी। दुर्भाग्यवश इन रिट पिटिशनों को खारिज कर दिया गया। याचिकाकर्ताओं ने पेंशन के अद्यतन न होने के कारण उत्पन्न असमानता को प्रदर्शित किया। उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि 8वें द्विपक्षीय अवधि के दौरान सेवानिवृत्त स्केल एक अधिकारी की पेंशन की तुलना 5वें द्विपक्षीय समझौते के दौरान सेवानिवृत्त स्केल 5 अधिकारी की पेंशन से की जा सकती है। उन्होंने 29 अक्टूबर 1993 के पेंशन समझौते की धारा 12 में वर्णित प्रावधानों के आधार पर पेंशन अद्यतन की भी मांग की। धारा 12 में यह विचार किया गया है कि पेंशन अद्यतन के संबंध में वही व्यवस्था अपनाई जाएगी जो भारतीय रिजर्व बैंक में प्रचलित थी। याचिकाकर्ताओं ने विनियम 56 में किए गए प्रावधानों का भी उल्लेख किया। विनियम 56 में ये प्रावधान था कि इन विनियमों के अनुप्रयोग के संबंध में यदि उनके लागू करने के तरीके को लेकर कोई संदेह हो तो आवश्यक अपवादों और संशोधनों के साथ अन्य प्रावधानों को ध्यान में रखा जा सकता है। माननीय न्यायालय ने मत व्यक्त किया कि इस विनियम 56 को इस प्रकार नहीं माना जा सकता कि यह भारतीय रिजर्व बैंक के विनियमों या केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन विनियमों द्वारा प्रदान किए गए कुछ लाभों को उपलब्ध कराने का आधार बनता है। याचिकाकर्ताओं ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों का हवाला दिया, जिनमें वी कस्तूरी बनाम प्रबंध निदेशक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बॉम्बे एवं अन्य का मामला शामिल है, जो DS नकारा बनाम भारत संघ तथा भारत संघ एवं अन्य बनाम SPS वैंस सेवानिवृत्त एवं अन्य के निर्णयों पर आधारित था। कस्तूरी के मामले में ये कहा गया कि एक ही वर्ग के पेंशनभोगियों को उपलब्ध अतिरिक्त लाभ का विस्तार किसी व्यक्ति को केवल इस आधार पर नहीं रोका जा सकता कि वह उस तिथि से पहले सेवानिवृत्त हुआ था जब उक्त अतिरिक्त लाभ उसी वर्ग के सभी पेंशनभोगियों को प्रदान किया गया जो उस समय तक जीवित थे जब ये योजना लागू हुई। भारत संघ एवं अन्य बनाम SPS वैंस सेवानिवृत्त एवं अन्य के मामले में यह निर्णय दिया गया कि कोई अधिकारी जो 1 जनवरी 1996 से पहले उच्च पद पर सेवानिवृत्त हुआ था, उसे वेतनमान संशोधन के लाभ के कारण निम्न पद पर सेवानिवृत्त अधिकारी की तुलना में कम पेंशन मिल सकती है और इस प्रकार की स्थिति को जारी रखना मनमाना आर्बिट्ररी माना जाएगा। भारत संघ और बैंकों की ओर से स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल बनाम वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट पेंशनर्स एसोसिएशन के निर्णय का हवाला दिया गया। माननीय न्यायालय ने ये टिप्पणी की कि उस मामले के तथ्य वर्तमान मामले से अत्यंत मिलते जुलते हैं, अर्थात यह मामला भी पेंशन अद्यतन की मांग से संबंधित है। वेस्ट बंगाल के मामले पर विचार करते हुए माननीय न्यायालय ने कहा कि जब तक पेंशन की गणना की विधि का सिद्धांत समान होमोजीनियस है, तब तक इसे इस सीमा तक नहीं बढ़ाया जा सकता कि वास्तविक प्राप्त पेंशन में भी समानता पैरिटी की मांग की जाए।
भले ही सेवानिवृत्ति की तिथि और वेतन आयोग की सिफारिशों के कारण वेतनमानों में वृद्धि लागू होने की तिथि अलग अलग क्यों न हो। स्टेट ऑफ पंजाब एवं अन्य बनाम स्वरणजीत कौर एवं अन्य के मामले में यह निर्णय दिया गया कि एक निश्चित कट ऑफ तिथि से पहले सेवानिवृत्त हुए व्यक्तियों के लिए सेवानिवृत्ति लाभों में वृद्धि के समान दावे को अस्वीकार किया जाना उचित है। माननीय एकल न्यायाधीश ने सिविल रिट याचिका को खारिज करते हुए यह निर्णय दिया कि मैं केवल संक्षेप में यह उल्लेख कर रहा हूं कि याचिकाकर्ता अनुच्छेद 226 के अंतर्गत प्रवर्तन के लिए उच्च न्यायालय नहीं आ सकते थे, जबकि वे केवल समझौता वार्ताओं में उपलब्ध प्रावधानों के माध्यम से बेहतर अधिकारों के लिए प्रयास कर सकते थे। दुर्भाग्यवश श्री MC सिंगला और अन्य माननीय एकल न्यायाधीश को आश्वस्त नहीं कर सके। श्री MC सिंगला एवं अन्य नहीं रुके बल्कि संघर्ष जारी रखा। श्री MC सिंगला, उनके साथियों और संघ ने एकल न्यायाधीश के निर्णय को चुनौती देते हुए लेटेस्ट पेटेंट अपील संख्या 789/2013 तथा उससे संबंधित मामलों को दायर किया। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय की खंडपीठ के समक्ष यह मुद्दा था कि क्या सेवानिवृत्त कर्मचारियों का एक समूह भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का हवाला देते हुए समान पद पर बाद में सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों के साथ सेवानिवृत्ति लाभों के संबंध में समानता पैरिटी का दावा कर सकता है। क्या यही वह जटिल प्रश्न है जिसके समाधान की आवश्यकता है, जो वर्तमान अंतर न्यायालयीय अपीलों में सेवानिवृत्त कर्मचारियों, अधिकारियों तथा उनके संघों द्वारा उठाया गया है, जिसमें 16 अप्रैल 2012 के निर्णय की शुद्धता को चुनौती दी गई है। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय की माननीय खंडपीठ ने यह निष्कर्ष निकाला है कि पेंशनरों की शिकायत यह है कि समझौते की धारा 12 के अनुसार उनकी पेंशन का कोई अद्यतन अपडेशन नहीं किया गया है। यद्यपि पेंशन योजना की धारा 56 में ये प्रावधान किया गया था कि उन्हें पेंशन केंद्रीय सिविल सेवा नियम 1972 या केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन के समानीकरण नियम 1981 तथा भारतीय रिजर्व बैंक पेंशन विनियमों के अनुरूप दी जाएगी, फिर भी वे प्रावधान जिनके तहत विभिन्न वेतन आयोगों की सिफारिशों के परिणामस्वरूप वेतनमान में हुई वृद्धि के संदर्भ में पेंशन का समय समय पर अद्यतन किया जाना था, उन्हें लागू नहीं किया गया। बैंकों तथा भारत संघ द्वारा ये कहा गया कि बैंक कर्मचारियों को पेंशन प्रदान करना वर्ष 1995 की पेंशन योजना द्वारा नियंत्रित है, जो 29 अक्टूबर 1993 के समझौते के प्रावधानों के आधार पर तथा उन्हें समाहित करके बनाई गई है। अतः अपीलकर्ता भारतीय रिजर्व बैंक की पेंशन योजना और या केंद्र सरकार की पेंशन योजनाओं के तहत पेंशन लाभ का दावा नहीं कर सकते, क्योंकि सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों के प्रति सरकार की पेंशन देयता को राजस्व व्यय के रूप में माना जाता है और इसके लिए आवश्यक बजटीय आवंटन किया जाता है, जबकि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में पेंशन योजनाएं प्रबंधन द्वारा अंशदायी भविष्य निधि कंट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड में किए जाने वाले योगदान के स्थान पर होती हैं और ये बैंक द्वारा अर्जित लाभ से वित्तपोषित होने के सिद्धांत पर कार्य करती हैं। ये तर्क दिया गया कि माननीय एकल न्यायाधीश ने समझौते की धारा 12 की सही सराहना नहीं की, जिसके अंतर्गत कर्मचारियों के संघ और इबा के बीच ये सहमति हुई थी कि पेंशन का अद्यतन भारतीय रिजर्व बैंक में लागू प्रावधानों के अनुरूप किया जाएगा। ये भी तर्क दिया गया कि पेंशन योजना की धारा 56 में ये प्रावधान है कि जहां कहीं बैंकों की पेंशन योजना में कमी हो या वह अस्पष्ट हो, वहां केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियम 1972 के समकक्ष प्रावधान लागू किए जाएं। बैंकों द्वारा पेंशन का अद्यतन न किए जाने के कारण एक अत्यंत विसंगतिपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो गई है, क्योंकि बैंकों के अनेक कर्मचारी जो अपीलकर्ताओं की तुलना में निम्न पदों पर कार्यरत थे किंतु अपीलकर्ताओं के बाद सेवानिवृत्त हुए, वे अपीलकर्ताओं की तुलना में कहीं अधिक पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के विपरीत है। पेंशनरों का प्रतिनिधित्व कर रहे अधिवक्ताओं ने तत्पश्चात 26 मार्च 1994 को आयोजित पेंशन संबंधी लघु समिति की बैठक के कार्यवृत्त का संदर्भ दिया, जिसमें ये सहमति व्यक्त की गई थी कि पेंशन के अद्यतन का सूत्र भारतीय रिजर्व बैंक की पेंशन योजना में दिए गए प्रावधानों के अनुरूप होना चाहिए। इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन केवल आपसी सहमति से ही किया जाएगा। बैंकों ने इन प्रावधानों का पालन करने में विफलता दिखाई है, जबकि ऐसा समझौता औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 18 के अंतर्गत पक्षकारों पर बाध्यकारी है, और ये तब भी जबकि उक्त सूत्र को बैंकों द्वारा स्वीकार किया गया था। तारांकन। अगर आप चाहें, मैं सभी अनुवादों को एक साथ जोड़कर एक सुसंगत अध्याय या कानूनी दस्तावेज के रूप में भी तैयार कर सकता हूं। बैंकों का प्रतिनिधित्व कर रहे अधिवक्ताओं ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल बनाम वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट पेंशनर्स एसोसिएशंस मामले में दिए गए निर्णय का संदर्भ दिया। ये भी कहा गया कि यह मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय के DS नकारा बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के निर्णय पर आधारित है।
आगे ये कहा गया कि नकारा मामले में परिलब्धियों अमोल्यूमेंट्स की परिभाषा को निरस्त नहीं किया गया था और न ही यह निर्णय दिया गया था कि सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त होने वाले सभी व्यक्तियों को उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि की परवाह किए बिना समान राशि की पेंशन दी जानी चाहिए, बल्कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने डीएस नकारा बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में केवल पेंशन की गणना के सिद्धांत में समानता पैरिटी का निर्देश दिया था, न कि देय पेंशन की वास्तविक राशि क्वांटम में समानता का तारांकन। बैंकों की ओर से अधिवक्ताओं ने ये तर्क दिया कि समझौते की धारा 12 केवल भविष्य की वार्ताओं के दायरे को परिभाषित करती है और यह पेंशन के अद्यतन का प्रावधान नहीं करती है, जबकि पेंशन योजना की धारा 56 केवल उन परिस्थितियों में लागू होती है जहां पेंशन विनियम अस्पष्ट हो या उनमें किसी प्रकार के स्पष्टीकरण की आवश्यकता हो, और इस धारा का उपयोग पेंशन योजना में जो प्रावधान छोड़े गए हैं उन्हें जोड़ने के लिए नहीं किया जा सकता। माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि यूनियन ऑफ इंडिया एवं अन्य बनाम एसपीएस वेन्स सेवानिवृत्त एवं अन्य में स्थापित सिद्धांत बैंक पेंशनरों के मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से पूर्णतः भिन्न थे। इसका कारण ये है कि पंचम वेतन आयोग की स्वीकृत सिफारिशों के आधार पर अतिरिक्त वेतन प्रदान किया गया और उसके परिणामस्वरूप अतिरिक्त पेंशन दी गई, जिससे बाद की अवधि में सेवानिवृत्त होने वाले निम्न पदों के कर्मियों को अधिक पेंशन प्राप्त होने लगी। माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने पेंशन निधि पेंशन फंड के पहलू पर विस्तार से विचार किया है। न्यायालय ने कहा कि पेंशन निधि में निम्नलिखित शामिल होते हैं: कर्मचारी के वेतन का प्रति माह 10% की दर से बैंक का अंशदान, कर्मचारियों के संबंध में भविष्य निधि प्रोविडेंट फंड में बैंक द्वारा किए गए संचित अंशदान तथा उस पर अर्जित ब्याज जो ऐसे हस्तांतरण की तिथि तक संचित होता है, उन कर्मचारियों द्वारा वापस की गई राशि जिसमें बैंक का अंशदान तथा उस पर ब्याज शामिल है जो अधिसूचित तिथि से पूर्व सेवानिवृत्त हो चुके थे परंतु विनियमों के प्रावधानों के अनुसार पेंशन का विकल्प चुनते हैं, निधि के धन से खरीदी गई वार्षिकी अन्युइटीज या प्रतिभूतियों सिक्योरिटीज में निवेश तथा उन पर अर्जित ब्याज, निधि की पूंजीगत परिसंपत्तियों से उत्पन्न किसी भी पूंजीगत लाभ की राशि, विनियमों के विनियमन 11 के प्रावधानों के अनुसार बैंक द्वारा किया गया अतिरिक्त वार्षिक अंशदान, निधि में जमा राशियों के निवेश से प्राप्त कोई भी आय तथा मृत कर्मचारी के परिवार द्वारा वापस की गई राशि जिसमें बैंक का अंशदान तथा उस पर ब्याज शामिल है। माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा संदर्भित विनियमन 11 के अनुसार पेंशन निधि में शेष राशि व अतिरिक्त अंशदान है जो बैंक द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 31 मार्च की स्थिति के अनुसार निधि की वित्तीय स्थिति की एक्चुअरी द्वारा जांच के पश्चात किया जाता है तथा इन विनियमों के अंतर्गत देय लाभों के भुगतान को सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक अतिरिक्त वार्षिक अंशदान के रूप में निधि में जमा किया जाता है। अतः जैसा कि निर्णय में कहा गया है, पेंशन निधि में उपलब्ध शेष राशि में वर्तमान पेंशन विनियमों के अंतर्गत देय लाभों के भुगतान के लिए बैंक द्वारा आवश्यक अतिरिक्त अंशदान की राशि भी सम्मिलित होती है। कर्मचारी पेंशन निधि का गठन 29 अक्टूबर 1993 को इबा और बैंक कर्मचारियों के संघ के बीच हुए द्विपक्षीय समझौते के तहत किया गया है और इस समझौते के अनुसार बनाए गए विनियमों में पेंशन के अद्यतन अपडेशन का कोई प्रावधान नहीं है। माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने डीएस नकारा बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के निर्णय पर विचार किया है जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त कर्मचारियों जिनकी पेंशन के लिए बजटीय प्रावधान किया जाता है और उन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के बीच स्पष्ट अंतर किया जहां कर्मचारियों को पेंशन प्रबंधन द्वारा भविष्य निधि प्रोविडेंट फंड में किए जाने वाले योगदान के स्थान पर दी जाती है अथवा वर्तमान मामले की तरह एक विशेष रूप से निर्मित निधि से पेंशन का भुगतान किया जाता है। वास्तव में माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने डीएस नकारा बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के निर्णय पर विचार करते हुए पेंशन निधि की अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए उस निर्णय के एक अंश को उद्धृत भी किया है। माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच ने बैंक कर्मचारी पेंशन विनियम 1995 के विनियमन 56 की प्रयोज्यता पर विचार किया। विनियमन 56 के अनुप्रयोग के संबंध में यह निर्णय दिया गया कि ऐसा कोई संदेह प्रदर्शित नहीं किया गया है जिससे केंद्रीय सिविल सेवा नियम 1972 या केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन का समानीकरण नियम 1981 जो केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों पर लागू होते हैं के समकक्ष प्रावधानों का संदर्भ लेना आवश्यक हो। ये भी निर्णय दिया गया कि विनियमन 56 को इस प्रकार नहीं माना जा सकता कि वह अपीलकर्ताओं को वे लाभ प्रदान करता है जो भारतीय रिजर्व बैंक के विनियमों या केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन विनियमों में उपलब्ध हैं। इस प्रकार माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने पेंशनरों के तर्क को स्वीकार नहीं किया।
माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने 29 अक्टूबर 1993 के समझौते की धारा 12 तथा बैंक कर्मचारी पेंशन विनियम 1995 के विनियमन 56 की प्रयोज्यता पर विचार किया। समझौते की धारा 12 का अवलोकन करने के पश्चात यह निर्णय दिया गया कि धारा 12 से स्पष्ट रूप से यह प्रतिपादित होता है कि यह केवल प्रयोज्यता, अर्हकारी सेवा, पेंशन की राशि, पेंशन का भुगतान, पेंशन का समानीकरण, पारिवारिक पेंशन, अद्यतन तथा अन्य सामान्य शर्तों आदि के संबंध में आगे की वार्ताओं का प्रावधान करती है और इसे पेंशन के अद्यतन का प्रावधान करने वाला नहीं माना जा सकता। माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय की खंडपीठ के समक्ष उपस्थित श्री सिंगला एवं अन्य द्विपक्षीय समझौते की धारा 12 तथा बैंक कर्मचारी पेंशन विनियमों के विनियमन 12 के संबंध में अपने दृष्टिकोण से माननीय न्यायालय को संतुष्ट नहीं कर सके। याचिकाकर्ताओं ने विनियमन 56 में किए गए प्रावधानों का संदर्भ दिया। उन्होंने पेंशन समझौते की धारा 12 का भी उल्लेख किया। माननीय न्यायालय ने विनियमन 11 का संदर्भ लेते हुए पेंशन निधि के मुद्दे पर विचार किया। पेंशन विनियमों में अद्यतन अपडेशन के प्रावधान के अस्तित्व अथवा अभाव का प्रश्न भी विचार का विषय रहा। माननीय न्यायालय ने श्री D.S. नकारा बनाम भारत संघ के निर्णय पर भी विचार किया। दुर्भाग्यवश श्री M.C. सिंगला एवं अन्य न्यायालय को संतुष्ट नहीं कर सके। माननीय उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच ने यह निर्णय नहीं दिया कि बैंक पेंशनर पेंशन के अद्यतन के हकदार नहीं हैं, बल्कि यह निर्णय दिया गया कि यदि अपीलकर्ता उचित समझें तो वे समानता पैरिटी की मांग उठा सकते हैं और अपने संघों के माध्यम से अपनी सौदेबाजी बार्गेनिंग की क्षमता का उपयोग कर सकते हैं। माननीय एकल न्यायाधीश ने वार्ता नेगोशिएशन के लिए ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉइज एसोसिएशन का नाम भी संदर्भित किया है। Await video on all about Singla's case and what could happen. To get notification, subscribe. To get notification on many such videos, subscribe this channel. स्वागत है हमारे नए YouTube चैनल में आपके ज्ञान को समृद्ध बनाने की एक नई पहल। आज ही सब्सक्राइब करें और अभी सब्सक्राइब बटन दबाएं।